दोस्तों नमस्कार। 2024-25 का बजट भारत सरकार ने पेश कर दिया है और उसके बाद से काफी तरह के विवाद शुरू हो गए और खासकर मिडिल क्लास का ये कहना है कि साहब हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो किसको मिला है? जब सवाल ये किया गया फाइनेंस मिनिस्टर से तो उन्होंने कहा कि देखिए आप समझिए हमारी भी लिमिटेशन है। दोस्तों आज हम इस बात को समझना चाहेंगे कि सरकार की क्या लिमिटेशन, क्योंकि अगर हम उस बात को नहीं समझे और आने वाले दिनों में भी हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि शायद हमारी जिंदगी की खुशहाली का इंतजाम सरकारें करेंगी, तो आपके साथ भूल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप अपनी प्लानिंग से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इस बात को समझना जरूरी। इसलिए आज के वीडियो में जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि इस बजट में कौन से ऐसे सिग्नल है जो हमको देखने पड़ेंगे, और अगर हमने उनको ध्यान से नहीं देखा और समझा तो ऐसा ना हो कि हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति खड़ी हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आने वाले दिनों में सरकार के भरोसे ना रहकर अपनी प्लानिंग खुद करिएगा। जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, उसको एफिशिएंटली आप कैसे यूज करें, ये अब आपके ऊपर है। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि भाई आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, और पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं आप सबके साथ कि अगर जरूरत पड़ी तो एक डेडिकेटेड चैनल में बनाऊंगा जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस, मतलब हम अपनी आमदनी के लिए, अपनी एडिशनल इनकम के लिए म्यूचुअल फंड हो, आपके इक्विटी हो, इंश्योरेंस हो, बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब भी हम वो इन्वेस्टमेंट करें किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको टिप्स देते हैं कि आप इस शेयर में लगाइए, उस शेयर में लगाइए, ऑप्शन खरीदिए, फ्यूचर्स खरीदिए। सेबी का ये कहना है कि 90% लोग घाटा उठा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्या आप भी उनमें से तो नहीं है? इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल ये आपका पैसा, जो लोग आपसे कह रहे हैं यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, उनका क्या स्वार्थ है। जो मैं आपके साथ एक नया चर्चा करूंगा और नए चैनल में जो मैं शुरुआत करने वाला हूं, सारी तैयारी हो गई है और आज का ये पहला वीडियो भी उस पर अपलोड होगा। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ फाइनेंस और व्यापार, इनकम से संबंधित बातें होंगी। क्योंकि आप और आपके बच्चे, अगर आप किसी भी तरह से व्यापार में हैं या सैलरीड हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि आपके पैसे का सही उपयोग या सही इन्वेस्टमेंट कैसे हो। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, इसलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल भी मैं आपको इस लिंक में दे दूंगा। दोस्तों सवाल इस बात का है कि इस बजट में किस बात को हमें समझना होगा ताकि हम अपनी प्लानिंग ढंग से कर सकें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि साहब पुरानी पेंशन स्कीम सही है या नई पेंशन स्कीम सही है। देखिए अल्टीमेटली चाहे वो पुराना हो या नया हो, पैसा तो आएगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो सरकार दे या आप दे। अब आप कहेंगे कि साहब हम नहीं देना चाहते, सरकार दे दे। इस तरह के सवाल बहुत हैं। तो क्या सरकार वास्तव में सारी जरूरतें और सारी लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाएगी? मुझे नहीं लगता। जैसे हम एक परिवार में अपने सभी परिवार के सदस्यों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, सरकार भी नहीं कर पाएगी। और सरकार के पास तो चुनौतियां एक परिवार से ज्यादा। इसलिए आज हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे कि सरकार का जो पैसा है वो आता कहां से है। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि जो पैसा आता है वो जाता कहां है, और उसमें जो पैसा जाता है उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है और अपने लेवल पे प्लानिंग करना है। देखिए दोस्तों, आप और हम टैक्स देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि साहब टैक्स का जो दायरा है वो अलग अलग है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल के ऊपर, फिर सरकार बैंकों से उधार भी लेती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं जैसे फीस है, पेनल्टीज हैं, बाकी सर्विस चार्जेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सरकार की पीएसयूज हैं, उनसे उनका आता है आपको रेवेन्यू, जो उसको आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, और कस्टम ड्यूटीज। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन किससे कितना आता है पहले हम इसकी चर्चा करें। देखिए दोस्तों, सरकार को चलाने के लिए मान लीजिए 1 रुपए की जरूरत है देश चलाने के लिए एक साल में। मैं इस साल की बात कर रहा हूं, 2024-25 में अगर सरकार को देश चलाना है तो
जो सरकार देश चला रही है उसमें 19% आता है इनकम टैक्स से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो कॉरपोरेशन टैक्स है, जो कंपनियां प्रॉफिट कमा के सरकार को देती हैं, वो है मात्र 17%। एक वार्निंग साइन इस बात को समझिए आप कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स टोटल कंपनियों के टैक्स से ज्यादा है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हमारे देश में अगर कंपनियां टैक्स नहीं दे पा रही हैं तो उसके क्या कारण है? या तो यहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स भी कम होगा। इस बात को भी समझना होगा। तो सरकार को इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान में कॉरपोरेशन टैक्स कैसे बढ़ाया जाए। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी आर्थिक नीतियों को बदलना होगा, और उसमें सबसे बड़ा जो दुविधा की बात है वो है आपके पुराने कानून, जिसने कॉरपोरेशंस या एंटरप्रेन्योरशिप को इन्वेस्टमेंट करने से रोका हुआ है। हर कदम पे परमिशन, और हर परमिशन के साथ करप्शन। जब तक भारत सरकार परमिशन करप्शन के नेक्सस को नहीं तोड़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और कॉरपोरेशन टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो क्या भारत सरकार आने वाले दिनों में सेक्टर बाय सेक्टर इस बात की घोषणा करेगी कि हमने जितने भी भारत में सेक्टर हैं, चाहे वो फूड हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, स्टील हो, कुछ भी हो, उनके अंदर उन्होंने ऐसे क्या क्या बदलाव किए जिससे परमिशन कम हो जाए और करप्शन कम हो जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्ट करेंगे तो रोज़गार मिलेगा, और जब कंपनियां चलेंगी तो लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी और सरकार को टैक्स मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी सरकार ये बदलाव करेगी? आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जीएसटी है करीब 18% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी है करीब 5%। अगर हम ये देखें कि ये सब मिलाने के बाद ये टोटल बनता है करीब 73%। देश चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब सरकार को उधार लेना पड़ता है। आपके जितने टैक्स कलेक्शन हैं उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा है, ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए जब वित्त मंत्री ने यह कहा कि आप हमारी मजबूरी समझिए कि हमको देश चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों, जो ये उधार लिया जा रहा है बाजार से, इसका उपयोग क्या हो रहा है, इसको भी समझना जरूरी। जो खर्चे सरकार कर रही है उसमें आपकी स्कीम्स हैं। डिफेंस पे करीब 8% खर्च है, सब्सिडी पे 6% खर्च है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8% है। बाकी कुल मिला के जो खर्चे हैं अगर मैं पूरे देश के देखूं तो 20%, 80% के आसपास। चिंता की बात क्या है? सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है एक अकाउंट में अगर मैं कहूं वो है इंटरेस्ट पेमेंट में। इसका मतलब यह है कि आप 27% ले रहे हैं अपने बजट का उधार और 20% वापस चुका रहे हैं ब्याज के रूप में। इसका मतलब यह है कि आज भारत सरकार को अपना ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं हम डेट ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर भारत सरकार इस तरह की स्थिति में है और हम ऊपर से उम्मीद कर रहे हैं कि सब्सिडी और मिले, टैक्स कम हो जाए, तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। तो फिर रास्ता क्या है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। दोस्तों, जो मैंने आपको टैक्स रेवेन्यू की बात करी, थोड़ा मैं और प्रिसाइज आपको बताना चाहता हूं। इस साल भारत सरकार को जो ब्याज देना है वो है 11.63 लाख करोड़, 11.63 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार को ब्याज देना है। और 11.63 लाख रुपए ही भारत सरकार बाजार से लोन ले रही है। अपना पैसा नहीं है भारत सरकार के पास कि अपना ब्याज भी चुका सके। इसका मतलब यह है कि आज भारत सरकार को ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है।
और टोटल लोन जो इस बार लिया जा रहा है, अगर आप बजट देखें, वो है 48 लाख करोड़ का, और भारत सरकार का जो रेवेन्यू है वो है 32 लाख करोड़। इसका मतलब 16 लाख करोड़ रुपए आपको उधार लेना है बाजार से देश चलाने के लिए। और उस उधार में से अगर वो इन्वेस्टमेंट में जाता, डेवलपमेंट में जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता, तो बात समझ में आती। लेकिन वो 16 लाख में से करीब 12 लाख रुपए तो आपका ब्याज में जा रहा है, तो बचे आपके पास 4 लाख रुपए। अगले साल इस 4 लाख पे भी ब्याज आपका जुड़ेगा, जो बजट में अगले साल आप देखेंगे कि इससे ज्यादा आपको ब्याज। इस स्थिति के अंदर अगर हम ये बोलें कि भारत सरकार ने हमारे टैक्स नहीं घटाए, तो पैसा कहां से आएगा? मतलब उधार और लेना पड़ेगा। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ने सब्सिडी नहीं बढ़ाई, तो क्या उम्मीद करें हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी फसलों को मैंडेटरी एमएसपी मिल जाए और भारत सरकार खरीदे, पैसा कहां है? तो इसीलिए जब वित्त मंत्री ने ये बोला कि हम आप हमारी मुश्किलें को समझो, तो मुश्किलें एक्चुअली यही है कि पैसा नहीं। इस स्थिति में दोस्तों, अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना जो भी इनकम है उसको कैसे ढंग से इन्वेस्ट करें। इसीलिए जो ये नया चैनल है, जो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप सब्सक्राइब कर लें। हम एक एक करके हर चीज की बारीकी से उस पर एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और ये देखेंगे कि आफ्टर ऑल हमको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। मैं अपने करीब 25 साल के कॉर्पोरेट अनुभव से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में एमडी सीईओ की पोजीशंस पे रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के बोर्ड्स पे रहा हूँ, सेबी के एडवाइजरी पैनल पे रहा हूँ, भारत सरकार के करीब 54 फूड एग्री पैनल्स पे मैं रहा हूँ। तो कैसे हम लोगों को प्लानिंग करनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं अपने अनुभव से, और जो मेरे साथी हैं इंडस्ट्री में, उनके अनुभव से मैं उनको भी लेके आऊंगा। हम लोग चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि इस बजट की जो चेतावनी है उसको आप समझिए कि आप सरकार के भरोसे रह के अपनी जिंदगी का प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर सरकार ने कुछ दे दिया तो प्रसाद समझ के रख लीजिएगा, लेकिन जिंदगी आपकी है, पैसा आपका है, प्लानिंग आपको करनी है। आपकी जिंदगी में कोई और आके प्लानिंग आपके लिए नहीं करेगा। हम आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपको इनपुट दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम टिप नहीं देंगे आपको। हम आपको सट्टे में नहीं डालेंगे, हम सट्टा बाजारी हम आपके साथ नहीं करेंगे। हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करेंगे, ताकि आप बच्चों के साथ डिस्कस करें, परिवार में चर्चा करें, दोस्तों में चर्चा करें। फोकस फाइनेंशियल लिटरेसी है, सट्टा बाजार नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप साथ देंगे और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस देश का हर नागरिक अच्छी जिंदगी चाहता है। अगर उसकी कमाई बढ़ेगी तो उसकी जिंदगी खुशहाल होगी। इसीलिए आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए कि किन मुद्दों पे आप चर्चा चाहते हैं, किन बातों पे आप डिस्कशन चाहते हैं, किन बातों पे आप इनपुट चाहते हैं, ताकि हम उसकी तैयारी करके आप तक पहुंचा सकें। अपना ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगा। तो अब 2 चैनल हो गए, एक विजय सरदाना इनसाइट और दूसरा चैनल है विजय सरदाना मनी मैटर्स। एक में हम बात करेंगे रोजगार, व्यापार, पैसा और जिंदगी से संबंधित, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, राजनीति में, लीगल सिस्टम में, और ओवरऑल क्या हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।